नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रहेगी अगले आधे घंटे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। संसद के दोनों सदन में आज भी जारी रहेगी बजट पर चर्चा। बहस के बाद लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे सकती हैं जवाब। प्रधानमंत्री आज जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत को करेंगे संबोधित। केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद होने वाली कॉन्फ्रेंस में विभिन्न सेक्टर के लोग होंगे शामिल। कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों का प्रदर्शन जारी। मृत छात्रों के परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे और दोषियों की जवाबदेही तय करने की मांग। वहीं दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में आज आरोपियों की जमानत पर होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आज वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट सदन में करेगी पेश। कल पेश किए गए विधेयक में लव जिहाद पर उम्र कैद का प्रस्ताव। और आगे बढ़ते हैं, खेल की खबरों की बात कर लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में आज भारत के पास फिर से मेडल जीतने का है मौका। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और क्रिकेट में सूर्य कुमार की कप्तानी में श्रीलंका पर क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी। 2-0 की बढ़त के साथ सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुकी है टीम इंडिया। और सुबह की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि झारखंड के चक्रधरपुर के नजदीक ट्रेन संख्या 12,810 हावड़ा मुंबई मेल डीरेल हो गई है। राजखर सावा और बड़ा बम्बो स्टेशन के बीच हुई दुर्घटना में 6 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। ये घटना आपको बता दें सुबह 3:45 बजे की बताई जा रही है। ट्रेन के 4 बोगी पटरी से उतर गए हैं, जिससे अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि तत्काल रेलवे की घटनास्थल पर पहुंच जाने से स्थिति अब कुछ नियंत्रण में नजर आ रही है। रेलवे की मेडिकल टीम ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। इस बीच घटना को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। आप सभी इस हेल्पलाइन नंबर को देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। रांची का हेल्पलाइन नंबर है 0651277115। टाटानगर का नंबर है 065722900324 और चक्रधरपुर का हेल्पलाइन नंबर है 0658723807 वहीं राउरकेला का नंबर है 0661250107 और 066125000244। वहीं हावड़ा का नंबर है 9433357920 और 0332638221। वहीं मुंबई का हेल्पलाइन नंबर है 02222694040 और वहीं नागपुर का हेल्पलाइन नंबर भी आपको बता दें 7757912790 और भुसावल का हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। यह है 0879998271। आप इन हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके अपने परिजन जो इस ट्रेन में सवार कर रहे थे उनके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब संसद के बजट सत्र की। संसद के दोनों सदन में इन दिनों बजट पर चर्चा चल रही है। आज भी इस पर आगे की बहस जारी रहेगी। वहीं दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। राज्यसभा में जहां शून्यकाल के साथ साथ सांसदों को जन्मदिन की बधाई सूचीबद्ध है, वहीं लोकसभा में सामान्य बजट पर चर्चा समाप्त होने के बाद जवाब आने की संभावना है। साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अनुदान की मांग सूचीबद्ध है। इसके अलावा सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के साथ साथ विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों के वक्तव्य सूचीबद्ध किए गए हैं। साथ ही सदन में कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, सिल्क बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, रबर बोर्ड के सदस्यों और आधिकारिक भाषा समिति के सदस्यों के चुनाव संबंधित प्रस्ताव भी सूचीबद्ध किए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद नई दिल्ली में आयोजित हो रहे एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इसका विषय है जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत। सम्मेलन का आयोजन भारत उद्योग परिसंघ यानी कि CII कर रहा है और इसका उद्देश्य विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण और इस दिशा में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। इस सम्मेलन में उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय, विशेषज्ञ समुदाय और अन्य लोगों के अलावा 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही देश और विदेश के विभिन्न CII केंद्रों से कई लोग भी जुड़ने वाले हैं। और अब बात करेंगे उस हादसे की जिसने सबकी नींद उड़ा रखी है। दिल्ली में कोचिंग हादसे के शिकार UPSC की तैयारी कर रहे छात्र नवीन दिलवन का पार्थिव शरीर तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचा। नवीन दलविन की शनिवार को दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान में डूबने से मौत हो गई थी। कल रात दिल्ली से दलविन के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंपा गया था। तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर केरल के शिक्षा मंत्री V शिवनकुट्टी और विधायक IB सतीश ने मृतक छात्र को श्रद्धांजलि दी। दलविन के पार्थिव शरीर को रात भर तिरुवनंतपुरम के SK अस्पताल में रखने के बाद उसके घर मंगटू काडावू ले जाया जाएगा। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में कोचिंग सेंटर हादसे के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। कोचिंग हादसे के मामले में पुलिस ने कल 4 भवन मालिकों समेत 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली मध्य जिला के पुलिस उपायुक्त DCP M हर्षवर्धन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से 4 उस भवन के मालिक हैं जिसमें कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। इनकी पहचान करोलबाग निवासी सरबजीत सिंह, तेजेंद्र सिंह, हरविंदर सिंह और परविंदर सिंह के रूप में की गई है, जो चचेरे भाई हैं। इन्होंने राव स्टडी सेंटर को इमारत किराए पर दी थी। 5वां व्यक्ति SUV गाड़ी का चालक मनोज कटारिया है। कटारिया पर आरोप है कि जल भराव के दौरान उसने तेजी से गाड़ी निकाली, जिससे स्टडी सेंटर का गेट टूट गया और बेसमेंट में पानी भरता चला गया। अदालत ने 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोचिंग सेंटर के मालिक और संचालक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सभी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्र भविष्य में इस तरह की घटना को रोकने के लिए कई मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रशासन से पूरी जानकारी देने की मांग भी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ड्रेनेज और वायरिंग को पूरी तरह ठीक किया जाना चाहिए और सभी इमारतों और बेसमेंट का तुरंत सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। साथ ही छात्रों की मांग है कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम को लागू कर सामान्य से अधिक किराए की मांग पर रोक लगनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। देर रात हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने प्रदर्शन स्थल पर छात्रों से बातचीत की, उनकी मांगों को सुना। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि क्या मांगे हैं उनकी। घटना स्थल के पास अभी भी छात्र जो है वो धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र जो है धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैंडल मार्च छात्रों ने निकाला था और यहाँ पर छात्र लगातार जो है अपनी मांग जो है प्रशासन के सामने रख रहे हैं। और छात्रों से हम बात करते हैं यहाँ पर। बताइए क्या आपकी मांगे हैं, क्या डिमांड से किस तरीके से यहाँ धरना कर रहे हैं? डिमांड यही है कि जो कैजुअलिटी हुई है उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन सारी बताई जाए, क्योंकि अभी तक इन्होंने कुछ अप्रोप्रिएट बताया नहीं है। 3 कैजुअलिटी बोली हैं, मे बी ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसको रिवील करें। और कंपनसेशन की मांग करी गई है और ये कैजुअलिटी दोबारा ना हो। लास्ट ईयर मुखर्जी नगर में हुई थी, अब यहाँ पर ORN में हुई है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सब बताएं, रिवील करें। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, क्या चार्जेस लगे हैं और कौन कौन पार्टीज बनाई गई, सब रिवील किया जाए। आप बताइए क्या डिमांड है और अभी तक क्या आपको मिला है, प्रशासन से क्या रिस्पांस मिला है? सर अभी यहाँ पे देख सकते हैं पीछे लाइट कट चुकी है। पुलिस प्रशासन जानबूझ के लाइट काट दी है और हमारी बहुत सारी डिमांडें हमने डिमांड लिख के पुलिस प्रशासन को दे दिया। अभी भी बहुत सारे बच्चे लापता हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे मुखर्जी नगर में संस्कृति IAS में आग लगी थी। उस समय
सरकार ने कुछ दिन आंदोलन हुए, फिर अभी 15-20 दिन पहले के कुछ बच्चे करंट लगने से मरे, आज फिर हुआ। ये हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ छात्र भी जो है वो बहुत विषम परिस्थितियों में रहते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती मूलभूत। इसके लिए कुछ डिमांड कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हमारी डिमांड बिल्कुल है कि रेंट को रेगुलाइजेशन किया जाए और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है वो यहाँ पर आए और हमारी डिमांड को एड्रेस करें। सर पहली बात की जो डेथ हुई है सर इलीगल लाइब्रेरी की वजह से हुई है सर। अभी सर यहाँ पे 95% से अधिक लाइब्रेरी सर बेसमेंट में चलती है जो इलीगल है, क्योंकि बेसमेंट में कमर्शियल अलाउड नहीं है एमसीडी की तरफ। तो हम सब चाहते हैं कि जो इलीगल जो लाइब्रेरी है वो बंद किया जाए, प्लस कंपनसेशन हमारा पहला डिमांड है सर कि हर बच्चे जो डेथ हुई है उनको 1 करोड़ रुपया मिले। लेकिन ये सर अभी 3 डेथ बता रहे हैं, लेकिन 3 से अधिक डेथ हुई है ये रिवील नहीं कर रहे हैं। और ये सर पूरी मिली भगत है सर, माफिया चल रहा है यहाँ पे सर, रैकेट चल रहे हैं और हमसे इनसे निजात चाहिए। बुरी बात इधर अकाउंटेबिलिटी का है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा कि क्या करेंगे, मतलब क्या हो रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, तो पता नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है। और पुलिस है कि हमको ये सब बात बोल के इधर से दगाने के लिए सोच रहा है, और कोई ये नहीं कह रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एमसीडी वाले कोई नहीं आए, उनको जो पॉलिसी बनाते हैं वो भी कोई नहीं आए, कोई बताइए नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी छात्र जो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और उनकी पीड़ा है कि अभी तक कोई भी जो है बड़ा अधिकारी या बड़ा राजनेता जो है वो नहीं आया, जिम्मेदार जो थे वो अभी तक नहीं आए हैं उनकी पीड़ा को सुनने के लिए। और यहाँ पर जो 3 छात्र जो दिवंगत हुए उनका पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है, और यहाँ पर कैंडल जलाकर यहाँ पर छात्र जो है वो रात भर से यहाँ पर डटे हुए हैं, यहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस भी यहाँ पर है, लगातार समझाई दे रही है, लेकिन छात्र जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और ये जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। कैमरामैन संदीप के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और राजेंद्र नगर के हादसे ने संसद से लेकर सड़क तक सबको झकझोर कर रख दिया है। 2 दिन से ज्यादा बीतने के बाद कैसा है ग्राउंड जीरो के हालात, देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की स्पेशल रिपोर्ट। वी आर हियर टिल वी गेट जस्टिस। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं रहेंगे। और ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये वो एस्पिरेशंस हैं जो आज सड़क पर बैठ गई है। ये तमाम एस्पिरेंट्स गुहार लगा रहे हैं न्याय की, और इनका एक ही सवाल है, क्यों जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अब हम चलेंगे और जाकर आपको दिखाएंगे कितने बदतर हालात में ये बच्चे हज़ारों रुपए किराया देकर रहते हैं। आइए चलिए मेरे साथ। ओल्ड राजेंद्र नगर में इन स्टूडेंट्स, इन एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी कितनी मुश्किल भरी है और कितनी उलझी हुई है, इसकी कहानी बयान कर रहे हैं ये उलझे हुए तार। आप देख सकते हैं ये हालात है, एक छोटा सा कमरा है, इसमें किचन भी है, इसमें वॉश बेसिन भी है, इसमें बेड भी है, और इसके अंदर तमाम ज़रूरत का वो सामान है जो एक कोठरी में एक साथ स्टफ़ कर दिया गया है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। अभी तो रेंट बहुत हाई है यहाँ पर, ये छोटा है, इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो आप 20,000 रुपये का है, 22, 23, 24,000 रुपये तक के रूम है। आपने देखा कि किस तरह से ये इन तंग हालातों में रहते हैं। तो क्या आपकी पढ़ाई हो पाती है इसमें? इतना पैसा तो आपने कोचिंग की सेंटर को दे दिया है। हाँ, मतलब सबका साथ अलग अलग है, कुछ लोग अपना लोन लेके आते हैं, कुछ कहीं से करके आते हैं, उस हिसाब से है तो करते हैं। उसके बाद यहाँ नहीं होती तो कुछ लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी फिर अंडरग्राउंड लाइब्रेरी का 33,000, 35,000, 3,500 तक ऐसे जाता है किराया। ऐसा नहीं है कि इस संघर्ष में सिर्फ लड़के ही हैं, लड़कियां भी हैं जो दूसरे स्टेट से यहाँ पर आई हैं। और आप देख सकते हैं इस छोटे से कमरे में ये दोनों बैठ के पढ़ रही है। क्या नाम है आपका? श्वेता। कहाँ से आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी में झांसी से। आप झांसी से आए हो। कितना किराया दे रहे हो इस कमरे का? ये पर बेड 9,000 है इसका, और मतलब दोनों बेड मिला के 18,000 पूरा इसका। सिर्फ एक बेड के 9,000 रुपये। इनके साथी भी हमारे साथ है। यहाँ पे 9,000 है बेड का, जो मतलब जिसमें बेड ही इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का बिल और खाने का सब कुछ अलग ही होता है। मतलब इस पलंग के इन्होंने 9,000 रुपये दिए हैं, और उसके लिए आपको 2 महीने का एडवांस, 2 महीने की सिक्योरिटी और एजेंट का पैसा अलग, और ये सब करने के बाद कोचिंग सेंटर की अलग फीस होती है। और लाइब्रेरी में अगर आपको जाना है, लाइब्रेरी एक जो नीचे बेसमेंट है उसमें छोटा सा कमरा है, वहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। ये तमाम बच्चे जो हैं दूर दराज इलाकों से आए हैं अपने सपने को साकार करने के लिए, और इन्होंने अपने 3 साथियों को खो दिया है। और जाहिर सी बात है, इस बात से न सिर्फ ये बल्कि इनके माता पिता भी बहुत घबराए हुए हैं। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है। समिति घटना के कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलावों के बारे में सुझाव देगी। समिति में आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, गृह मंत्रालय प्रमुख सचिव, दिल्ली सरकार, विशेष सीपी, दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सलाहकार और संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय संयोजक होंगे। ये समिति 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। देश की राजधानी दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद से बाकी कुछ राज्यों की सरकारें भी जाग गई हैं। एहतियात के तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई हादसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपर मुख्य सचिव नितिन गोकाण ने सभी विकास प्राधिकरणों से कहा है कि वो अपने अपने क्षेत्र में स्थित भवनों के बेसमेंट निर्माण और उनमें संचालन से जुड़े कार्यों के संबंध में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें। अपर मुख्य सचिव की ओर से ये निर्देश साफ हैं कि बेसमेंट में अवैध गतिविधियों को रोका जाए, बारिश में बेसमेंट में खुदाई नहीं होए और साथ ही अगर कुछ बहुत जरूरी हो तो पूरी सुरक्षा के साथ खुदाई का काम किया जाए। बावजूद इसके कोई हादसा हुआ तो संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय होगी। खबर अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई, जहां मानसून सत्र चल रहा है। योगी सरकार आज विधानमंडल के मानसून सत्र में वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। विकास की कई योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ये अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। सरकार वर्ष 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ, पर्यटन स्थलों के विकास के लिए अनुपूरक बजट के माध्यम से धनराशि दे सकती है। धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास की कई योजनाओं के लिए भी धनराशि प्राविधान अनुपूरक बजट में किया जाता है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी के लिए धनराशि की भी व्यवस्था अनुपूरक बजट में की जाती है। आपको बता दें कि इस वर्ष फरवरी में 2024-25 में योगी सरकार ने 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था। लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिबद्ध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इसके अंतर्गत आने वाले लव जिहाद के मामलों में अब आजीवन कारावास तक की सजा होगी। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 के अंतर्गत आने वाले परिभाषित अपराधों में भी 2 गुना सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ नए अपराध को भी शामिल किया गया है। ऐसी पहली बार हो रहा है कि इस विधेयक में आजीवन कारावास तक सजा दिए जाने का प्रावधान शामिल हुआ है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें आदेश ये है कि 31 जुलाई यानी कि कल से 1 अगस्त तक सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलेगी। आदेश में ये भी लिखा है कि गौतम बुद्ध नगर में 2 अगस्त को श्रावण मास की शिवरात्रि के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इससे पहले गाजियाबाद में 29 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी स्कूल बंद किए जा चुके हैं। गाजियाबाद जिले में 22 जुलाई से यातायात विभाग ने डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है। दरअसल गाजियाबाद सीमा से होकर बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और सीमावर्ती इलाके में जाते हैं। और अब खबर पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़ी हुई। पेरिस ओलंपिक में आज भारत खिलाड़ी निशानेबाजी, बैडमिंटन, हॉकी और तीरंदाजी की स्पर्धाओं में भाग लेंगे। निशानेबाजी में पुरुषों के ट्रैप इवेंट का दूसरा क्वालिफिकेशन राउंड दोपहर 12:30 पर आयोजित होगा। भारत की तरफ से पृथ्वीराज टोंडीमन इसमें हिस्सा लेंगे। महिलाओं के ट्रैप क्वालिफिकेशन में 2 भारतीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह और राजेश्वरी कुमारी हिस्सा लेंगे। रोइंग में भारत के बलराज पवार पुरुष एकल स्कल्स में क्वार्टर फाइनल में हिस्सा लेंगे। हॉकी में भारतीय टीम अपना तीसरा ग्रुप मुकाबला खेलने मैदान पर उतरेगी। भारत का सामना शाम 4:45 पर आयरलैंड से होगा। तीरंदाजी में आज से व्यक्तिगत मुकाबले शुरू होंगे। महिला वर्ग में अंकिता भगत का सामना पोलैंड की तीरंदाज से होगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में भजन कौर का सामना इंडोनेशिया की सईफा नुराफिफा कमाल से होने वाला है। तीरंदाजी में व्यक्तिगत वर्ग पुरुष में धीरज बोमदेवरा अपने अभियान की शुरुआत चेक गणराज्य के एडम ली के खिलाफ करेंगे।
बैडमिंटन में पदक के दावेदार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल में अपना दूसरा ग्रुप मैच खेलने उतरेगी। सात्विक और चिराग का सामना इंडोनेशिया की जोड़ी से शाम 5:30 पर होगा। वहीं महिला युगल में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी के खिलाफ तीसरे मुकाबले के लिए कोर्ट पर उतरेगी। मुक्केबाजी में पुरुषों के 51 किलोग्राम भार वर्ग में अमित पंघाल का अंतिम 16 में सामना जाम्बिया के पैट्रिक चिनियम्बा से होगा। मुक्केबाजी में ही महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में जैस्मिन का सामना राउंड ऑफ 32 में फिलीपींस की नास्टी पेटिसियो से होगा। महिला वर्ग में एक अन्य भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार का सामना अंतिम 16 के मुकाबले में कोलंबिया की येनी मार्सेला एरियस से होने वाला है। भारत ने पेरिस ओलंपिक में नया इतिहास रच दिया है। टेबल टेनिस की महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मनिका ने अंतिम 32 राउंड में फ्रांस की प्रीतिका पावड़ को सीधे सेटों में हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्रीतिका की रैंक मनिका से ऊपर थी। विश्व रैंकिंग में प्रीतिका 12वें तो मनिका 18वें नंबर पर थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने शुरू से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा। मनिका ने यह मुकाबला 11-9, 11-6, 11-9, 11-7 से अपने नाम कर लिया। अपनी इस जीत के साथ मनिका ओलंपिक में राउंड 16 के दौर में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। मनिका के शानदार प्रदर्शन से पदक की उम्मीदें अब काफी बढ़ गई हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत आज निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतने के इरादे से उतरेगा। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित वर्ग में कांस्य पदक का मुकाबला खेलेगी। अगर भारत इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफल रहता है तो मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता था। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक के लिए संघर्ष करेगी। तो आइए देखते हैं और जानते हैं मनु भाकर और सरबजोत सिंह की उपलब्धियों को। भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ओलंपिक में इतिहास तो रच चुकी हैं, लेकिन अब उनकी नजर डबल धमाल की है। दरअसल मनु और सरबजोत सिंह की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कांस्य पदक के लिए रेंज पर उतरेगी। मनु भाकर की बात करें तो अगर मनु 30 जुलाई को कांस्य पदक जीतती हैं, तो वो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगी। मनु और सरबजोत की जोड़ी दोनों ने क्वालिफिकेशन राउंड में 20 परफेक्ट शॉट्स लगाए और कुल 580 अंक हासिल करके मेडल मैच में एंट्री ली। मनु की बात करें तो इस निशानेबाज ने 14 साल की छोटी सी उम्र में निशानेबाजी में कदम रखा। मनु के करियर की सबसे बड़ी कामयाबी 16 साल की उम्र में आई, जब इस खिलाड़ी ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 2022 एशियन गेम्स में भी मनु पदक जीतने में सफल रही। जबकि बात अगर सरबजोत सिंह की करें तो इस निशानेबाज ने 2019 की जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। निश्चित रूप से इन दोनों खिलाड़ियों के लिए ये पल बड़ा रहने वाला है। ऐसे में मनु और सरबजोत दोनों के लिए सबसे जरूरी पहलू मानसिक स्तर पर खुद को मजबूत रखना होगा। वैसे मनु और सरबजोत दोनों को ही टॉप स्कीम का फायदा मिला है। ऐसे में जमीनी स्तर पर इन दोनों खिलाड़ियों की मजबूती पेरिस ओलंपिक में एक और पदक की नींव को मजबूती देती नजर आ सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन से भारत के लिए सोमवार को एक अच्छी खबर आई है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही है। दरअसल सात्विक चिराग की जोड़ी का मुकाबला जर्मनी के मार्क लम्सफस और मार्विन सिडेल की जोड़ी से था। हालांकि लम्सफस की चोट लगने के कारण ये मुकाबला वो नहीं खेल सके और जिसके कारण मैच रद्द हो गया। गौरतलब है कि भारतीय जोड़ी ने फ्रांस की जोड़ी को हराकर शुरुआत की थी। इसी के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 की खबरों में फिलहाल इतना ही।
बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाने वाली टीम इंडिया मेजबान टीम का सुपड़ा साफ करने के इरादे से उतरेगी। भारत ने अभी तक सीरीज में बेहतर प्रदर्शन किया है। नए कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार के नेतृत्व में भारतीय टीम से तीसरा मुकाबले में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। ये मुकाबला श्रीलंका के पल्लिकेले स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। बात अब कारोबार जगत की कर लेते हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर जारी अपनी रिपोर्ट में भारत की डिजिटल क्रांति पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए डिजिटल क्रांति में सबसे आगे चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इसमें बताया गया है कि भारत वैश्विक रियल टाइम भुगतान में 48.5% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां विशेष वित्तीय समावेशन, राजकोषीय हस्तांतरण और सीमा पार व्यापार में नए अवसरों के लिए दरवाजे खोल रही हैं। साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकियों के से सामने आने वाली साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता जैसी चुनौतियों पर भी ध्यान दिया गया है। रिपोर्ट में नवाचारों के लिए अनुकूल वातावरण का समर्थन करते हुए इससे जुड़ी नीतिगत चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरे और मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।